हाय एवरीवन, आई एम आरुषि श्रीवास्तव, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट मंथ में मैंने अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज किए। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अपने सारे मार्क्स दिखाए हैं, उसमें यू कैन सी दैट 30th मार्च को मेरे मार्क्स 400 में थे। कट टू नीट वाला दिन जब मैंने अच्छा परफॉर्म किया एंड आई गॉट सेलेक्टेड विद 15,253 AIR। एक ही महीने बचे हैं एंड अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने लास्ट के एक महीने में क्या डिफरेंट किया कि मेरे मार्क्स ऐसे इंक्रीज हुए। आई विल टेल यू अबाउट माय शेड्यूल कि मेरा पूरे दिन का रूटीन कैसा रहता था, मैं क्या पढ़ती थी, एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिससे मेरे मार्क्स बढ़े, एंड थर्डली आई विल गिव यू टिप्स फ्रॉम माय साइड एंड आपको बताऊंगी मैं कि कैसे आप अपने लास्ट के एक महीने को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। एंड लास्ट सेक्शन में ही मैंने जो भी प्रॉब्लम्स आप अभी फेस कर रहे हो या फिर जो भी डाउट्स मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पे आपके आ रहे थे उन्हें लिया है। बट फर्स्ट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहले सेक्शन पे शेड्यूल मेरा क्या रहता था इस लास्ट 1 मंथ में, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि लास्ट 1 मंथ में जब से भी मेरी पढ़ाई सुबह शुरू होती थी 7 बजे से 9 बजे तक, जिस भी टाइम डिपेंडिंग अपॉन मैं कितने बजे सो के उठती थी एंड रात में कितने बजे सोती थी। सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीडती थी एनसीईआरटी से। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैं डेली एनसीईआरटी रीड करती थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फॉर द लास्ट 2 मंथ्स एंड अब उसके साथ साथ एक A4 शीट में कुछ कुछ स्क्रिबल करके नोट्स भी बनाती रहती थी। जैसे ट्रेंड्स हो गए, इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जो मैं भूल सकती हूँ, मैं उसे साइड में लिखती रहती थी। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाते हैं, जिस भी टॉपिक या ग्रुप की एनसीईआरटी मैं उस दिन पढ़ती थी उसके क्वेश्चन मैं उसी टाइम वहाँ पे लगा लेती थी। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ पे हो गया। फिर उसको करने के बाद मैं बायो की एनसीईआरटी पढ़ती थी। जो भी पर्टिकुलर यूनिट या फिर चैप्टर रहता था उस दिन के लिए उसको मैं वहाँ पे पढ़ती थी एंड उसके क्विक क्वेश्चंस मैं वहाँ पे लगा लेती थी। क्विक क्वेश्चंस में या तो मैं पीवाईक्यू कर लेती थी या फिर जो भी मेरा उस चैप्टर का वीक टॉपिक है मुझे लग रहा है मैं उसके क्वेश्चन कर लेती हूँ। मैं सबसे पहले जो उठ के करती थी ना, मैं वॉलेटाइल सब्जेक्ट से शुरू करती थी क्योंकि सुबह मुझे लगता था कि मैं मोस्ट प्रोडक्टिव हूँ एंड उस टाइम पे ये सारी चीजें, क्योंकि लास्ट मंथ में ना ज्यादा प्रैक्टिस करने वाला काम अभी हो चुका है, अभी तुम्हें सारी चीजों को समेटना है एंड यू विल सी कि जब तुम्हारे मार्क्स 400 आ रहे हैं ना, अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया है तो वो ज्यादा इस वजह से है क्योंकि तुम्हारी चीजें अच्छे से रिवाइज नहीं है, समेटी हुई नहीं है। जब वो चीज तुम कर लोगे ना तो यू विल सी कि तुम्हारे जैसे जैसे टॉपिक समेटे जा रहे हैं वैसे वैसे तुम्हारे मार्क्स बढ़ते जाएंगे टेस्ट में। ठीक है, तो इसलिए सुबह सुबह तो मैं सबसे पहले एनसीईआरटी करती थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके हल्के फुल्के क्वेश्चन। देन उसके बाद मैं एनसीईआरटी करती थी बायोलॉजी की, उसके बाद उसके हल्के फुल्के क्वेश्चंस। ठीक है, विच में माइट इंक्लूड पीवाईक्यू या फिर जो भी टॉपिक मुझे वीक लग रहा है उस टॉपिक के अलग से क्वेश्चन। एंड इफ आई टेल यू इनका सोर्स, तो मोस्टली जो मोस्ट रिकमेंडेड क्वेश्चंस रहते थे नीट प्रेप के उसको मैं करती थी यहाँ पे। उसके बाद 12 से 1 बजे तक जब भी मैं लंच करती थी तो तब तक मैं फिजिक्स पढ़ती थी, मतलब फिजिक्स का रिवीजन करती थी। या तो मैं फॉर्मूला शीट रिवाइज करती थी या तो अगर मुझे कोई चैप्टर समझ आया कि ये चैप्टर मेरा वीक है, किससे समझ आया, टेस्ट दे करके, जो मैं आगे बताने वाली हूँ। अगर समझ आया कि वो चैप्टर वीक है तो मैं उस चैप्टर के डिटेल नोट्स या तो रिवाइज करती थी या तो जैसे मैंने बताया कि मैं मेडेट में साइड साइड में लिख लेती थी तो मैं मेडेट को रिवाइज कर लेती थी। एंड अगेन वहां पे मैं उसके क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत लगाती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्टली। अभी मैं जो क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ ना वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्टली लगाती थी। अगर मेरे को कोई टॉपिक वीक समझ आया तो उसके क्वेश्चन भले से देख लिया, वरना मैं मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाती थी यहाँ पे। बिकॉज अभी लास्ट 1 मंथ में जो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई थी वो टेस्ट दे के ही मेरी हुई थी, बाकी मैं मोस्टली पीवाईक्यूज पे ही स्टिक थी। मतलब पहले मैं सुबह उठी, जो पहला स्लॉट था उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया, बायो किया एंड देन फिजिक्स किया। ठीक है, उसके बाद जब मैं खाना खाती थी, अगर मान लो ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ मैं, तब तो मैं ऐसे ही बस नॉर्मल खाना खाती थी, एकदम शांति से बात कर लिया किसी से। बट अगर मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे थोड़ा पढ़ना चाहिए उसके साथ साथ, तो ऐसे वीडियोस जो रहते हैं ना यूट्यूब पे जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती है, तो वो सब मैं ऐसे साथ में देखती रहती थी। वो किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, बायो की हो सकती है या फिर केमिस्ट्री की हो सकती है, इवन फिजिक्स की हो सकती है। देन मैं नैप लेती थी टेस्ट देने तक, क्योंकि टेस्ट का जो मेरा स्लॉट था वो 2 to 5 PM था, जो कि नीट का टाइम रहता है, तो वो टाइम मेरा टेस्ट के लिए था। तो या तो मैं 2 to 5 टेस्ट दे रही होती हूँ या फिर एक दूसरा स्लॉट लगाती हूँ रिवीजन का। बट मेक श्योर कि 2 to 5 PM वाला जो स्लॉट है उसमें आप कोशिश करो कि आप लगातार पढ़ो। एंड अभी से तो आपको बिल्कुल ही ये हैबिट बना लेनी चाहिए कि 2 to 5 PM में आपको अपना मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम बनाना है दिन का, मतलब उस टाइम आप सबसे ज्यादा अपनी पीक एफिशिएंसी पे। टेस्ट देने के बाद फिर से मैं थोड़ी देर का ब्रेक लेती थी, चाय पीती थी उस टाइम पे। देन अगेन मैं पढ़ाई करने बैठ जाती थी एंड इस टाइम में मैं अपने टेस्ट का एनालिसिस करती थी। फिर टेस्ट के एनालिसिस में मुझे जो भी अपने वीक एरिया समझ में आया है मैं उसको उसी टाइम पे देखती थी एंड उसके बाद अगर टाइम बचा तो मैं केमिस्ट्री पढ़ लेती। नॉर्मली मैं 12-1 बजे तक सो जाती थी। तो ये तो शेड्यूल वाली बात हो गई। बट इसके बाद इस पार्ट पे आते हैं कि मेरे मार्क्स एक्चुअली में एक महीने में इंक्रीज कैसे हुए। देखो, एक पार्ट तो ये है कि क्योंकि मैंने मेहनत किया, लाइक मैंने जितना एफिशिएंट हो सकता था उस टाइम पे मैंने उतना किया। कोई भी ऐसे टाइम वेस्ट वाली एक्टिविटी मैं एकदम ही अवॉइड करती थी। मतलब हर टाइम पे मैं सोचती थी कि कैसे और टाइम निकल सकता है मेरे पास, मतलब जो भी काम कर रहे हैं, इवन खाना खाते हुए भी कैसे मैं उस टाइम पढ़ सकती हूँ। तब आई विल टेल यू कि लास्ट वाले टाइम पे तो हर टाइम मैं घड़ी लगाई रहती थी, हर टाइम मैं मतलब देखती थी कि कैसे मेरा टाइम बच सकता है, ट्रैक रखती थी टाइम का कि कहाँ पे मेरा कितना टाइम जा रहा है। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया मेहनत वाला। जो आस्क मी कि मेरे मार्क्स एक्चुअली में कैसे बढ़े, तो इट वुड बी टेस्ट एंड मोर देन गिविंग टेस्ट इट्स एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस सही तरीके से करने की वजह से मेरे मार्क्स
बढ़ गए लास्ट के 1 मंथ में। तो अब मैं अगर तुम्हें बताऊं कि एनालिसिस सही तरीके से मैंने कैसे किया और तुम भी अपने एनालिसिस में क्या-क्या चीजें मेरी स्ट्रैटेजी से इम्प्रिंट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तुम एनालिसिस कर रहे हो तो ये चीज तो तुम्हें देखना ही है कि कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए, कौन से गलत हुए, कौन से क्वेश्चन तुक्के में सही हुए, कौन से क्वेश्चन तुमने स्किप कर दिए। अब तुमको इसमें ना इतने ध्यान से ये सारी चीजें देखनी है कि अगर सही हो गए तो बस ये मत देखो कि सही हो गए तो उसको छोड़ दिया, ये देखो कि उसमें अगर तुम्हें हल्का सा भी डाउट था या फिर तुक्के से सही हो गए तो तुम वो वाला टॉपिक भी लिखो, ठीक है। मतलब मैं ऐसा करती थी ना कि एक शीट रहता था मान लो मेरे पास, जब मैं अपने टेस्ट के मार्क्स देख रही हूँ और देख रही हूँ कि कौन कौन सा मेरे सही क्वेश्चन हुए हैं, कौन से गलत क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। उसमें जैसे मान लो मैं बायो का सेक्शन जब देख रही हूँ तो बायो में जैसे मान लो कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, फिर मैंने जब उसका आंसर की से देखा तो मुझे समझ आया कि अच्छा इसका ये सही आंसर था। तो वो जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन था ना, मैं उस टॉपिक को लिख लेती थी। मतलब बायो जब मैं एनालाइज कर रही हूँ तो मैं ऐसे टॉपिक्स लिख लेती थी कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे वीक हैं बायो में भी, एक पर्टिकुलर टेस्ट दे करके वो टॉपिक्स को मैंने साइड में लिख लिया, ठीक है। मतलब मान लो जो सिली मिस्टेक्स वगैरह है उसको तो मैंने वहीं पे देख लिया कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरा गलत है। उसके अलावा मैं ये करती थी कि मुझे जो भी टेस्ट से समझ आया कि ये टॉपिक मेरा वीक है उसको मैंने साइड में लिखा, एंड ये वाले टॉपिक को जब मैं अपने टेस्ट के मार्क्स वगैरह देख लूंगी उसके बाद मैं उसको पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। ये सिमिलर चीज मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी करती थी। मतलब बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट से जब मैंने अपना मार्क्स कैलकुलेट किया, देखा कि कौन से क्वेश्चन मेरे कहाँ गलत हुए हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने दो इंपॉर्टेंट चीजें करी। एक तो मैंने अपनी गलतियां अच्छे से देखी, देन उसको नोट करा, एंड यहाँ पे मिस्टेक बुक ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि मैंने जो लास्ट में मिस्टेक बुक बनाई थी ना उसमें मैंने अपनी गलतियों को लिखा था। मतलब कहाँ मेरी सिली मिस्टेक हुई है या फिर कौन से क्वेश्चन में मेरा कहाँ पे दिमाग सही से नहीं चला, किस तरीके से मैंने सिली मिस्टेक करी, मैंने वो सारे पॉइंट्स को लिखा, ठीक है। और ये जो मिस्टेक बुक थी ना, मैं इसको सुबह रिवाइज भी करती थी। मतलब ये पॉइंट मैंने स्किप कर दिया कि जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीडिंग कर लेती थी ना, उसके बाद मैं कुछ टाइम, मतलब कुछ आई वुड से 20 या 30 मिनट में मिस्टेक बुक को भी जल्दी से देखती थी। एंड अगर तुम अभी डेली देखोगे ना मिस्टेक बुक को तो तुमको टाइम कम लगेगा उसमें, क्योंकि पहला चीज तो तुमने ऑलरेडी रिवाइज कर रखा है ना। तो बेसिकली दो की फैक्टर्स जिसने मेरे मार्क्स बढ़ाए, वो पहला तो मिस्टेक बुक है कि मैंने अपनी गलतियों को देखा, समझा कहाँ कैसे गलती हुई, कहाँ पे मेरा क्या दिमाग चल रहा था जो मैंने गलती किया, उसको मिस्टेक बुक में लिखा, एंड आई मेड श्योर कि आई विल रिवाइज दिस मिस्टेक बुक। मतलब बस ऐसा नहीं कि मैंने गलती लिख के छोड़ दिया, क्योंकि कुछ लोग मिस्टेक बुक के अलावा ना ये भी करते हैं कि वो अपने पेपर में ही गलतियां अलग से नोट कर लेते हैं, बट देन वो लोग उस पेपर को पढ़ते हैं एंड में, ठीक है। तो ये भी चीज देख लेना। मतलब गलतियां तुमको नोट करके उसको रिवाइज करके जाना है, ये श्योर है। तुम उसको कहाँ नोट कर रहे हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ लोग मैंने देखा है कि पेपर पे ही एनालिसिस कर लेता है, बट मेरे लिए पर्सनली मिस्टेक बुक ज्यादा बेनिफिट किया। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। एंड सेकेंडली, जो मैंने बताया कि मैं अपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई करती थी कि मेरे क्या क्या वीक टॉपिक्स रह गए हैं। अपनी गलतियां नोट करने के बाद मैंने टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए तीनों ही सब्जेक्ट में। तो जैसे बायो में जो टॉपिक मैंने आइडेंटिफाई किए मैंने उसको एनसीईआरटी से पढ़ लिया। सिमिलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए मैंने उसको एनसीईआरटी से पढ़ लिया। मैंने एनसीईआरटी की वो पर्टिकुलर लाइन देखी कि किससे मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, उसके ऊपर नीचे का भी वहीं पे पढ़ लिया थोड़ा सा। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म की वजह से मेरा गलत हुआ या फिर जो भी टॉपिक का मैं भूल गई रिएजेंट वगैरह, मैंने उसको वहीं पे देखा। फिर उसके बाद फिजिक्स में जो भी रिलेटेड फॉर्मूला मैं भूली या फिर जो भी कॉन्सेप्ट मेरे से भूला, मैं उसको नोट्स में देखती एंड वहीं पे, क्योंकि मैंने टॉपिक लिखा था तो मैं उसको पढ़ लेती थी वहां पे। तो दिस रियली वर्कड। यू कैन ऑल्सो ट्राई कि तुम जब अपना पेपर एनालाइज कर रहे हो ना, तो लाइक इंस्टेड ऑफ कि तुम हर एक क्वेश्चन के बाद देख रहे हो, तो मतलब जो तुम्हें फॉर्मूलाज वगैरह तुरंत तुरंत देखने हैं, जो तुम्हारा वीक नहीं है, जो तुम्हारा लाइक हल्का सा गलत हो गया, उसको तो तुम वहीं पे देख सकते हो। बट जो तुम्हें ऐसे रियलाइज हुआ ना कि हाँ मेरा ये टॉपिक ही वीक है, तो उसको उसी शीट में लिख लो। मतलब मोस्टली जो मेरी टेस्ट बुकलेट रहती थी ना, उसका जो लास्ट पेज रहता था, क्योंकि वो मोस्टली ब्लैंक ही रहता था, तो उसमें मैं टॉपिक्स लिख लेती थी। एंड इससे ना ये जो वीक चैप्टर या वीक टॉपिक का आइडेंटिफिकेशन है वो पार्ट मेरा आसान हो गया। मतलब नेक्स्ट डे मुझे कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है वो भी इस चीज पे डिपेंड करता था कि मेरा कौन टॉपिक या फिर चैप्टर वीक रह गया है। तो ये तो हो गया टेस्ट एनालिसिस वाली बात। नाउ कमिंग टू टिप्स फ्रॉम माई साइड इन दिस लास्ट 1 मंथ। देखो अभी जो लास्ट 1 महीने का टाइम बचा है ना, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। मतलब सबसे ज्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर वाला टाइम भी यही है। तुमको बहुत अजीब अजीब फीलिंग्स आएंगी। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कि या तो थोड़ा लेट नाइट वाला टाइम या तो फिर शाम वाला टाइम ऐसा होता था थोड़ा सा, कि मतलब मेरे को ऐसे बहुत नेगेटिव लगने लगता था। और उस टाइम पे डेली ऐसे लगने लगता था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। फिर ऐसे डाउट्स कि यार मतलब अभी मैं क्लास छोड़ रही हूँ बीएससी की, पता नहीं होगा नहीं होगा, और बाकी लोग कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं, मान लो वो वाला दिन अगर थोड़ा अनप्रोडक्टिव बीत गया तो उसके बारे में ओवर थिंकिंग। तो आई नो आई हैव बीन देयर, कैसा लगता है। बट तुम्हें पता है ऐसे थॉट्स अभी सबको आ रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी ये वाले थॉट्स को साइड रख के तुम अगर वो वाले टाइम पे मेहनत कर लेते हो ना, और तो वो तुम्हें ज्यादा बेनिफिट करेगा। मतलब अगर तुम 20 मिनट भी ओवर थिंकिंग करके अपनी प्रोडक्टिविटी कम करते हो ना, ये सोचो कि 20 मिनट में तुम्हारे
कितने क्वेश्चन लग जाते हैं यार, 20 मिनट में तो कम से कम तुम 50-60 क्वेश्चन कर सकते हो जल्दी जल्दी बायो के, इजी टॉपिक के, या कुछ रिवाइज कर सकते हो। तो सोचो कि तुम्हारे टाइम की वैल्यू इस टाइम कितनी ज्यादा है, क्योंकि पता है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा यार, ये वाली चीज सब लोग सोच रहे हैं। तो मेरी मानो अभी ये थॉट ही हटा दो अपने मन से कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मतलब मेरे यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मेरे इतने मार्क्स में रेंज आ रहे हैं, तो मतलब मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। भाई तुम पूछो ही मत कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी लास्ट के 1 महीने में तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तुमको सिर्फ अपना बेस्ट देना है, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, एंड उसके बाद यार जो होगा देखना। वो नीट वाले दिन का किसी को नहीं पता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मतलब टेस्ट में 650 वगैरह तक मार्क्स आ रहे हैं, उससे ज्यादा भी आ रहे हैं, बट उनका नीट वाले दिन ड्यू टू सम रीजंस नहीं हो पाता है। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका 400 में मार्क्स आ रहा है, 500 तो एक दो बार बस टच किया होगा, उनका भी नीट वाले दिन अच्छा चला जाता है पेपर। लाइक ऐसे इंस्टेंसेस भी होते हैं। तो तुमको यार इस टाइम सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है एंड मेहनत करनी है। ठीक है, क्योंकि जिसका सिलेक्शन हो भी रहा है ना, उसके मन में भी ये डाउट आएगा कि तुम्हारा होगा या नहीं होगा। बट अगर तुम इस 1 महीने को अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे ना, तो सिलेक्शन की चांसेस बढ़ाओगे ही। बट अगर तुम इस टाइम ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो फिर तुम अपने चांसेस समझ लो, जितना टाइम तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, उतने टाइम तुम अपने सिलेक्शन के चांसेस को कम कर रहे हो। बल्कि उसकी जगह अगर तुम मेहनत कर रहे होते ना, तो तुम अपने सिलेक्शन के चांसेस को वहां पे बढ़ा ही रहे हो। तुम ये सोचो ना कि तुमको बहुत अलग अलग जगह से नेगेटिविटी मिल सकती है, तो तुम ये इंश्योर करो अपने आप को कि तुम खुद को पॉजिटिव रखोगे। मतलब ऐसे लोग या फिर ऐसी चीजें जिनसे तुमको नेगेटिव फील हो रहा है ना, उनको मतलब तुरंत बस हटाओ अपनी लाइफ से, अपने दिमाग से। मतलब आए तो तुरंत हटाओ। कोई भी तुम्हारे ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड हो या फिर ऐसे लोग हो, रिलेटिव्स या कोई भी, जिनसे तुमको बात करके नेगेटिव फील हो रहा है यार, अभी बस 1 महीने की बात है ना, उनको एकदम से कट ऑफ कर दो। मतलब अगर ऐसे लोगों का कॉल भी आए तो मत उठाओ यार, इग्नोर करो। किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की बिल्कुल अभी जरूरत नहीं। सिर्फ अपनी इनर पीस को प्रोटेक्ट करना है एट दिस टाइम, क्योंकि इस टाइम ना पता है प्रेशर इतना बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि तुम थोड़ा सा भी अगर अपनी पीस को हैम्पर कर रहे हो ना, वो बहुत टाइम तुम्हारे कितने क्वेश्चन हो जाते हैं यार उस टाइम पे, ये सोचो तुम। तो इसलिए ये सब चीज तो भी करना ही नहीं है। ठीक है, तो तुमको नेगेटिव लग रहा है या फिर तुमको किसी से बात करने का मन है, तो अपने ऐसे दोस्तों से बात करो जो तुम्हें और मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव फील होता है या फिर तुमको अच्छा लगता है, मजा आता है, हंसी आती है, मतलब तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है। एंड अपने पेरेंट्स से भी इस टाइम थोड़ा क्लोज रहने की कोशिश करना, कि मतलब तुम्हारे मन में कोई भी चीजें आ रही हैं तो तुम उनसे बात करके अपने अंदर से निकाल सको वो चीज। ठीक है। और यार देखो, लास्ट का 1 महीना बचा है। इस टाइम तुमको, आज तक तुमने जितनी भी मेहनत नहीं किया ना, तुमको उतनी मेहनत इस टाइम पे करनी है। मतलब इस लास्ट के 1 महीने को ना अपना एकदम पीक प्रोडक्टिव वाला महीना बना दो। मतलब सिलेक्शन हो चाहे ना हो यार, अपना देखो तो कि तुम कितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो। बिकॉज अभी वाले टाइम में ना तुम अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हो। इस टाइम पे तुमको ये रियलाइज होगा कि ओ लाइक मैं इतना भी पढ़ सकता हूँ, मतलब मैं इतना भी प्रोडक्टिव हो सकता हूँ। तुम्हें ये चीज इस वाले टाइम पे ही रियलाइज होगी। तो अब टाइम की वैल्यू को पहचानो यार, और अच्छे से मेहनत करो। पता है स्मार्ट वर्क जो होता है ना, वो भी हार्ड वर्क के अंदर ही आता है। मतलब तुम हार्ड वर्क करते करते डिस्कवर करते हो कि अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर मैं ऐसे पढूं तो वो ज्यादा स्मार्टली हो सकता है। अगर मैं अपने नोट्स को ऐसे रिवाइज करूं, इस टाइम पे करूं, या फिर डेली अगर 10-10 मिनट करूं तो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। मतलब बेसिकली जितनी भी स्मार्ट तरीके तुम डिस्कवर करोगे ना, वो तुम हार्ड वर्क करते हुए ही करोगे। पर हार्डवर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है। तो तुम ये समझ लो कि तुमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इस टाइम पे। चाहिए बहुत ही ज्यादा नींद अपनी मत कम कर देना। ठीक है, प्रॉपर मिनिमम 6 आवर्स की तो स्लीप लो ही तुम। एंड अच्छे से रिवाइज करो यार, रिवाइज करो, टेस्ट दो। टेस्ट देने का पर्पस फुलफिल करो, जो कि है एनालिसिस। एनालिसिस करके अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो एंड वीक एरियाज को फिक्स करो। ठीक है, पीवाईक्यूज सारे तुम्हें अभी आ जाने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें करो बस, एंड मेहनत करो यार, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट्स आए तो मेरे को कमेंट करना। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। इसमें तुम्हें कुछ कुछ पॉइंट्स मिले होंगे जो तुम अगर अपनी प्रिपरेशन में लगा दो तो तुम्हारे मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं। बिकॉज मेरे मार्क्स तो बूस्ट हुए थे। अच्छे से मेहनत करो। अच्छे से मेहनत करोगे ना, तो तुम्हें भी रियलाइज होगा कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना ज्यादा है एक्चुअली में। हम लोग अपने आप को ना कभी कभी बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड यू रियलाइज कि तुम्हारा पोटेंशियल एक्चुअली में ज्यादा है। तुम्हारे ब्रेन की कैपेसिटी एक्चुअली में उससे ज्यादा है जितनी तुम सोच रहे हो खुद को एंड लिमिट कर रहे हो। इसलिए मेहनत करो, discover your potential, and all the very best for your preparation. See you in the next video. Take care and work hard. Okay, bye.